हेलो एवरीवन। एक लंबे समय के बाद हम लोग फिर से अपनी क्लास को आज ज्वाइन कर रहे हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, कुछ निजी समस्याओं के कारण ये क्लास हम लोग नहीं कर पा रहे थे आगे। खैर, समस्याएं आती हैं, ओवरकम होते हैं और फिर अपनी परंपरागत ढर्रे पर व्यक्ति आता है। तो आज फिर से हम लोग शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, और जो आज टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वह है सामूहिक सुरक्षा, यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी। सामूहिक सुरक्षा क्या है? सामूहिक सुरक्षा, कलेक्टिव सिक्योरिटी। वस्तुतः सामूहिक सुरक्षा के बजाय जो हमारे डिस्कशन का मेन फोकस होगा वो ये होगा कि समकालीन विश्व में सुरक्षा की अवधारणा क्या है। सामूहिक सुरक्षा तो उसका एक पार्ट हुआ। समकालीन विश्व में ये जो सुरक्षा की अवधारणा है वह समकालीन विश्व में सुरक्षा की अवधारणा क्या है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो समकालीन विश्व आप समझ रहे हैं, समकालीन विश्व ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। समकालीन विश्व का मतलब कि आज की जो दुनिया है, आज का जो संसार है, उसमें सुरक्षा से हम क्या समझते हैं। सबसे पहले तो सुरक्षा की बात करें, सुरक्षा है क्या? सुरक्षा का मतलब मोटे तौर पर यह लगाते हैं कि सुरक्षा का मतलब यह है कि जहां खतरा ना हो, खतरे से मुक्त हो। और सामान्य तौर पर सुरक्षा का मतलब यह लगाते हैं कि जान माल का नुकसान ना हो। निजी जीवन में जब बात करते हैं तो ऐसे ही बात करते हैं कि हम सुरक्षित हैं। कैसे सुरक्षित हैं? जब हमारा जान माल सुरक्षित है। जब विश्व के संदर्भ में बात करते हैं तो जाहिर सी बात है, जो एक्टर है वो बदल जाते हैं, इंडिविजुअल नहीं होता है, वहां एक्टर नेशन यानी देश होता है। तो जो दुनिया में देश है उनके रिगार्डिंग हम ये बात करते हैं कि सुरक्षा का क्या तात्पर्य है उनके लिए, और आज के युग में, आज के समय में सुरक्षा को हम कैसे लेते हैं। तो सबसे पहले आपको सुरक्षा का मतलब देश से हम बताएं। परंपरागत जो प्रचलित रूप में सुरक्षा की अवधारणा रही है वह यही रही है कि किसी देश की जो सीमा है, एकता है, अखंडता है, जो उसकी अपनी भौगोलिक सीमाएं हैं, वो सुरक्षित रहे। उस देश पर किसी दूसरे देश का आक्रमण ना हो, वो देश किसी खतरे से, आक्रमण से वो रौंदा न जाए, उसकी सीमाएं अधिकृत न हो, कोई विजय न प्राप्त कर ले उन पे। तो इन सब चीज़ों से जो सुरक्षा है वो परंपरागत रूप से सुरक्षा की अवधारणा रही है। तो हम इसी दृष्टि से समझेंगे कि परंपरागत अवधारणा क्या रही है सुरक्षा की, और आज के समय में सुरक्षा की अवधारणा क्या हो गई है। तो समकालीन विश्व में सुरक्षा की अवधारणा क्या होगी, क्या होनी चाहिए। तो जब तक हम परंपरागत अवधारणा की साथ में बात नहीं करेंगे तब तक समकालीन यानी कि आज के समय में अपरंपरागत सुरक्षा यानी आधुनिक सुरक्षा यानी समकालीन सुरक्षा की बात हम नहीं कर पाएंगे। तो इसी रूप में समझते हैं कि सुरक्षा की परंपरागत अवधारणा क्या थी। परंपरागत अवधारणा सुरक्षा की ये थी कि ये समकालीन परंपरागत अवधारणा ये थी कि युद्ध न हो, कोई देश किसी देश पर आक्रमण न करे, उसकी सीमाओं को जीते न, उसके टुकड़े न कर दे, यानी कि उसकी संप्रभुता, एकता, अखंडता सुरक्षित रहे। तो परंपरागत तौर पे अगर हम देखें तो सुरक्षा से हम समझते हैं कि सुरक्षा का मतलब है कि आक्रमण ना हो, आक्रमण न हो। दूसरा, आक्रमण कब नहीं होगा, तो क्या तरीके निकालते थे सुरक्षा के लिए आक्रमण न हो? क्या तरीके थे? तरीके ये थे कि वह राष्ट्र खुद, जो आक्रमण से बचना चाहता है, वह खुद अपने आप को सैनिक रूप से, हथियारों के तौर पे, अपनी सुरक्षात्मक तैयारियों की दृष्टि से, रणनीतिक दृष्टि से अपने आप को इतना तैयार कर ले कि कोई दूसरा देश उस पर आक्रमण न करे। आक्रमण न करे तो सुरक्षित है, उसकी सीमाएं सुरक्षित है। ये कब होता था? इसके तरीके क्या थे? शक्ति संतुलन, बड़ा सामान्य सी बात है। दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे पर आक्रमण तब नहीं करते हैं जब दोनों को यह खतरा महसूस होता है कि अगर मैंने उस पर आक्रमण किया तो वो प्रतिघात करेगा और उसके प्रतिघात से मुझे नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का यह विश्वास हो जाए कि मैं उस पर आक्रमण करूंगा
और उसकी प्रतिघात करने की क्षमता बहुत कम है या शून्य है या वो नहीं करेगा, तो आक्रमण करना सरल हो जाता है और लालच बढ़ जाती है। वैश्विक संदर्भ में हम इस दृष्टि से शक्ति को बराबर करने की जो अवधारणा है उसको हम शक्ति संतुलन कहते हैं। तो कैसे आक्रमण नहीं होगा? शक्ति संतुलन के द्वारा। शक्ति संतुलन बना रहे। इसीलिए आप देखिए, जब भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सदैव शक्ति संतुलन को चर्चा के केंद्र में रखते हैं और शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में करने के लिए सदैव हर राष्ट्र, जिसे एक्टर कहते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का प्रत्येक एक्टर, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो एक्टर होता है वो नेशन होता है, कंट्री। तो हर कंट्री उस शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में करने के लिए प्रयासरत रहता है। तो शक्ति संतुलन अगर बना रहे, ऐसा लगे कि दोनों गुट या दोनों देश या दोनों जो गठबंधन में है, अगर उनकी शक्तियां समान हैं तो आक्रमण नहीं होगा। और इसके लिए करते क्या थे? इसके लिए करने का जो सबसे आसान तरीका था वह यह था, कमजोर राष्ट्र या ऐसे राष्ट्र जिनको ये असुरक्षा की अवधारणा महसूस होती थी, वो क्या करते थे? वो सैन्य गठबंधन करते थे। सैन्य संधि या सैनिक गठबंधन। सैनिक गठबंधन आप देख सकते हैं, तमाम नेटो, सीटो, सेंटो, वारसा, ये तमाम कोल्ड वार के समय में तमाम सारे सैनिक गठबंधन हुए। यहाँ तक कि सेकेंड वर्ल्ड वार लड़ा गया तो आप देखिए सैनिक गठबंधन हुआ। इटली, जर्मनी, तुर्की, ये सब, जापान, ये सब एक साथ मिलकर लड़ रहे थे और बाकी अन्य कंट्रीज एक साथ, जो मित्र राष्ट्र थे वो एक साथ मिलकर लड़ रहे थे, तो गठबंधन बन गया था। तो ये तरीके थे सैन्य संधि करके। और जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ तो सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद जो सुरक्षा की अवधारणा है उसमें सैन्य संधियां तो बनी ही रहीं, एक नई अवधारणा जुड़ गई उसमें। वो अवधारणा क्या थी? कलेक्टिव सिक्योरिटी, सामूहिक सुरक्षा। सामूहिक सुरक्षा क्या है? सामूहिक सुरक्षा को आप इस रूप में समझ सकते हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ये चिंता थी कि आखिर क्या ऐसे ही आक्रमण का खतरा हमेशा बना रहेगा और विश्व युद्ध दुनिया लड़ती रहेगी? तो इसके लिए तय किया गया कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाएं। और आप सब जानते हैं 24 अक्टूबर सन 1945 को इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं और उसमें से जो एक अंग है सुरक्षा परिषद, उसके ऊपर विशेष रूप से ये जिम्मेदारी है कि वह दुनिया में शांति को कायम रखे। कहीं अगर कोई देश अग्रेशन में आता है, किसी देश पर आक्रमण करता है या उसकी सुरक्षा को खतरा पैदा करता है, तो सुरक्षा परिषद की ये जिम्मेदारी है कि वह वहाँ पर शांति व्यवस्था बहाल करे और ज़रूरत पड़े तो इंटरफियर करे। तो ये कलेक्टिव सिक्योरिटी है कि दुनिया के सारे देश मिलके ऐसे खतरे को टालने की कोशिश करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ एक बात और समझनी जरूरी है। इसके पहले कि समकालीन सुरक्षा की अवधारणा पर आए, एक बात और समझने की जरूरत है कि प्रत्येक युद्ध ना हो ये तो ठीक है, परंतु प्रत्येक राष्ट्र को आत्मरक्षा का अधिकार है। अगर कोई देश किसी देश पर आक्रमण कर दे तो जिस देश पर आक्रमण होगा वो क्या करेगा? आत्मरक्षा तो करेगा ही ना। लेकिन आत्मरक्षा के लिए उतने ही शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, उन्हीं हथियारों का प्रयोग कर सकते हैं जिससे आपकी सुरक्षा होती है। आप अति हिंसा के हथियार या जनसंहार के हथियार का प्रयोग नहीं कर सकते। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय रूल्स बनाए गए हैं और अंतर्राष्ट्रीय रूल्स में आत्मरक्षा का अधिकार स्वीकृत करते समय यह कहा गया है कि प्रत्येक राष्ट्र उतनी ही शक्ति का प्रयोग करेगा जितना उसके आत्मरक्षा के लिए आवश्यक हो। एक बात। दूसरी बात, वह युद्ध के सामान्य नियमों का उल्लंघन नहीं करेगा। यानी कि आम जनमानस पर आक्रमण नहीं कर सकते, आप आम जनमानस को टारगेट नहीं कर सकते या नरसंहार की कोई स्टेप आप नहीं उठा सकते। इस तरह की रोक है। तो ये तरीके थे समकालीन, मतलब परंपरागत तरीका था सुरक्षा का। लेकिन यह महसूस किया गया कि सुरक्षा, अब इस समय एक बात और समझने की है कि जो ये परंपरागत अवधारणा है, इसका मतलब यह था कि सैन्य आक्रमण न हो। सुरक्षा को खतरा किस चीज से है? सैनिक आक्रमण से। और इस खतरे का निदान क्या है? सैनिक तैयारी। तो इसके मूल में, परंपरागत सुरक्षा की अवधारणा के मूल में सैनिक ताकत, सैनिक आक्रमण और सैनिक तैयारी रक्षा की, यही तरीका था। आज के समय में, समकालीन समय में सुरक्षा की अवधारणा बदल गई है। सुरक्षा के खतरे बढ़ गए हैं और उन खतरों
को सामना करने के लिए यह जो नए नए सुरक्षा के जो नए कॉन्सेप्ट गढ़े गए हैं वह यह है कि नए खतरों से कैसे निपटा जाए। 1990 के बाद विशेष रूप से जब आप देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग का जब कॉन्सेप्ट आया तो इसने पूरी दुनिया को एक साथ, किसी एक देश की समस्या नहीं थी, सैन्य समस्या नहीं थी, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग ने पूरी दुनिया के सुरक्षा पर खतरा पैदा कर दिया। जब दुनिया के देशों के लोग ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो उस देश की सीमाएं सुरक्षित रह के क्या करेंगी। तो ऐसे समय में जो ग्लोबल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है वह उभर के आया और वह कहता है कि क्या होना चाहिए। अभी जो नए नए प्रतिमान आ गए उसमें क्या होना चाहिए। पहली बात ये होना चाहिए कि जो मानव अधिकार है, मानव अधिकारों की रक्षा, मानव अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, पर्यावरण को प्रदूषण से बचाना पड़ेगा। पर्यावरण प्रदूषण को रोकना होगा। इसको पर्यावरण प्रदूषण को हम लोग किस संदर्भ में देख सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के, इसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में देख सकते हैं और इसी तरह की और भी तमाम जो चुनौतियां हैं उनके संदर्भ में देख सकते हैं। महामारी, अब इसका महामारी को रोकना होगा। इसको आप देख सकते हैं कि विशेष रूप से जैसे जो एड्स जैसी बीमारी आई, एड्स के बाद बर्ड फ्लू आया, बर्ड फ्लू के बाद अभी अभी हाल में जो कोरोना बीता है, इसने पूरी दुनिया को एक साथ, पूरी दुनिया की सिक्योरिटी को थ्रेट पैदा किया। अब इसका सैनिक हथियारों से और सैनिक आक्रमण से तो कोई लेना देना नहीं था, लेकिन एक देश चीन के वुहान शहर से जो कोरोना शुरू हुआ, पूरी दुनिया में लाखों लोगों की मृत्यु हो गई। तो जब देश का देश चपेट में आ जाएगा और मरने लगेगा तो उस देश की सीमाएं सुरक्षित रह के क्या करेंगी। तो ये महामारी को रोकना होगा, मानव अधिकारों की रक्षा करनी पड़ेगी, पर्यावरण प्रदूषण को रोकना होगा। और एक नया जो थ्रेट पैदा हुआ है वह है आतंकवाद। आतंकवाद नए रूप में एक आतंकवाद को रोकना होगा, एक नया थ्रेट लेके आया है। और आप विशेष रूप से जो ISIS है या हमास है, इस तरह के जो संगठन हैं जो नृशंस हत्याएं कर रहे हैं और किसी देश के अबोध और इनोसेंट लोगों की हत्या कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं मानवता के खिलाफ एक अत्याचार है, एक नरसंहार है या मानवता को एक खतरा है, सुरक्षा को खतरा है। तो ये चीज़ें सुरक्षित होनी चाहिए, इसलिए आतंकवाद पर रोक लगाना भी आवश्यक है। इसी तरह जो कुपोषण है, कुपोषण रुकना चाहिए, कुपोषण रुकना चाहिए, इसको रोकने के उपाय होने चाहिए। फिर और क्या होना चाहिए, देखिए लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत किए बिना, लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करना पड़ेगा। कैसे मजबूत करना पड़ेगा कि किसी देश में अगर एक बड़ा हिस्सा ये महसूस करता है कि डेमोक्रेटिक सेटअप में या सरकार के फॉर्मेशन में उसका कोई रोल नहीं है, उसकी कोई हिस्सेदारी नहीं है, तो जाहिर सी बात उसमें असंतोष पैदा होता है। फिर वो देश के, अपने ही देश के विरुद्ध आवाज़ खड़ा करते हैं, हथियार उठाते हैं। तो बाह्य आक्रमण से तो खतरा नहीं है, लेकिन अंदर से खतरा पैदा हो गया। तो लोकतांत्रिक संस्थाएं मजबूत होने चाहिए। हमारे देश में आप देख लीजिए, जो माओवादी समस्या थी या जो तमाम इस तरह की समस्याएं थीं, जो अंदर के लोग अभी तमाम, जैसे देखिए, हालांकि इसको हम लोग लोकतांत्रिक संस्थाओं से जोड़ के नहीं देख सकते, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में असंतोष का भाव जो पल रहा है उसको एड्रेस करना पड़ेगा। तो इस तरह की चीज़ों को आज के सुरक्षा के क्रम में शामिल कर लिया गया है। और ये जो साधन है, कैसे इस सब चीज़ों को किया जा सकता है, सुरक्षा के तरीके कैसे अपनाए जा सकते हैं। परंपरागत तरीके में तो सामूहिक सुरक्षा ले लेते थे, सैन्य संधि कर लेते थे, शक्ति संतुलन बनाए रखते थे, तो आक्रमण नहीं होता था। लेकिन आज के दौर में अगर सुरक्षा को करना है तो क्या करना पड़ेगा, डायलॉग, परस्पर क्या करना पड़ेगा, संवाद। और क्या करना पड़ेगा, विश्वास निर्माण, परस्पर विश्वास निर्माण। एक दूसरे देश का पर भरोसा बढ़े, एक दूसरे पर भरोसा बढ़े, ये करना पड़ेगा। और सबको सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा, कलेक्टिव एफर्ट, सामूहिक
प्रयास। इन तरीकों के द्वारा हम सामूहिक सुरक्षा की आधुनिक अवधारणा को समझ सकते हैं और इसे एड्रेस कर सकते हैं। तो यह है समकालीन अवधारणा, सुरक्षा की समकालीन अवधारणा। मुझे उम्मीद है आपके समझ में आया होगा, और कहीं कोई चीज़ रह जाती है तो आप बेशक पूछिएगा, मैं उसकी समस्या का समाधान करूँगा। थैंक यू वेरी मच।